नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय अध्याय 2 के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं तथा हम यह भी पता करेंगे कि किसी भी पदार्थ में अम्ल और क्षारक की मात्रा को तथा वह पदार्थ अम्ल या क्षारीय प्रकृति का है कैसे पता करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ की प्रकृति को पता करने के लिए वह अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है, हम सूचक का उपयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले किसी पदार्थ की प्रकृति को जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, इसका उपयोग करते हैं। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। तो क्षार तथा अम्ल की प्रबलता हम देखते हैं कैसे पता करेंगे। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है। जितना H+ आयन अधिक होगा वह उतना ही अम्लीय होगा तथा जितना OH- वाला आयन अधिक होगा वह पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होगा। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हमने देख लिया, हम सार्वभौमिक सूचक के द्वारा ज्ञात करेंगे। सार्वभौमिक सूचक क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं जिसे। अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, इस पीएच में पी सूचक है, उषांश जो एक जर्मन शब्द है का अर्थ होता है शक्ति, अर्थात पी एक जर्मन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात 0 से 14 तक हम पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। साधारणतः भाषा पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। अब हम यह देख लेते हैं कि पीएच स्केल क्या होती है। आप देख सकते हैं पीएच स्केल आपके सामने, इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे होते हैं तथा जो भी पदार्थ हमें जिसकी प्रकृति ज्ञात करनी है हम इसके द्वारा ज्ञात करते हैं। जैसे किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान होगा 7। अगर वो उदासीन प्रकृति का है तो उसका मान होगा 7, और 7 से कम में अगर हम जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, और 7 से ज़्यादा में हम जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो पीएच का मान जब 7 होता है तो प्रकृति उदासीन होती है, तथा यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वो विलयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यह क्षार की शक्ति को दर्शाता है, अर्थात विलयन क्षार प्रकृति का है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। आप यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं। जब H+ आयन की सांद्रता में कमी होती है तो बढ़ती हुई क्षारक की प्रकृति, तथा H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है तो बढ़ती हुई अम्ल की प्रकृति। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 14 है और बीच में 7 है। 7 पर उदासीन प्रकृति होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच को पीएच पत्र पर दिखाया गया है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक पीएच स्केल दिखाई गई है
इसमें आप देख सकते हैं जठर रस। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? लगभग 1.2, अर्थात यह कौन सी प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का, क्योंकि 7 से कम है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है नींबू का रस। नींबू का रस लगभग 2.2, ये भी अम्लीय प्रकृति का है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं हम शुद्ध जल। इसका पीएच मान होता है 7, अर्थात ये उदासीन है। और रक्त का होता है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका होता है 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जिसका होता है लगभग 14, अर्थात यह क्षारीय प्रकृति का है। अब हम देखते हैं कि अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने अम्ल अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। इसके लिए हम सबसे पहले आपने पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिया है। तो पीएच स्केल का यूज़ हम काहे के लिए करते हैं? किसी पदार्थ की प्रकृति को पता करने के लिए, वह अम्लीय है या क्षारीय है। 0 से हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना पदार्थ की अम्लता कम होती जाती है, तथा 14 से जितना हम नीचे जाते जाते हैं क्षार की प्रकृतियाँ कम होती जाती है। और 0 पर यह अत्यधिक अम्ल होता है, अर्थात प्रबल अम्ल, और 14 पर अत्यधिक क्षारीय होता है, अर्थात प्रबल क्षारीय, और 7 पर उदासीन होता है। तब हम देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो देखते हैं हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के मध्य कार्य करता है। इसी परास के मध्य हमारा शरीर कार्य करता है और इसी में हम जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, अर्थात जब वर्षा का जल का मान 5.6 से कम हो जाएगा। वैसे तो जल का मान कितना होता है? शुद्ध जल का 7, लेकिन मान लो वर्षा का जल का अगर मान पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। और यह अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है तथा उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है? क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव होगा? तो आप हम बताइए। आगे देखते हैं हम दूसरा। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। अर्थात किसी भी मिट्टी जिसे जहाँ पर खेती होती है उसका पीएच मान निर्धारित होता है और वो फसल उसी निर्धारित अम्लता या क्षारीयता पर उगाई जाती है। अगर मान लीजिए मिट्टी की क्षारीयता कम हो गई है या अम्लता ज़्यादा हो गई है तो फसल नहीं उगेगी। तो इसीलिए किसान उसको नियंत्रित करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, अगर क्षारीयता कम हुई है तो क्षार को मिलाते हैं, या अम्लीयता कम हुई है तो अम्ल पदार्थों को मिलाते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा जो उदर है अर्थात पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये तो सभी को पता होगा। यह अत्यंत रोचक बात है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है और अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जब आपको अपच हो जाती है तो ऐसी स्थिति कब होती है? जब आपका शरीर अधिक मात्रा में अम्ल उत्सर्जित करता है, जिसके कारण आपके पेट में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। और इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम कई दवाइयाँ लेते हैं या क्षारकों का उपयोग करते हैं, कई एंटासिड कहा जाता है जिन्हें। तो हम जब इनको लेते हैं
तो यह अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं तथा अम्ल की मात्रा में जब क्षार की मात्रा मिलती है तो यह उदासीन हो जाता है। इस प्रकार से हमारा पेट दर्द भी ठीक हो जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। यह एंटासिड अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। अगला है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अर्थात हमारे मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से कम होने लगे तो हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, अर्थात दांत खराब होने लग जाते हैं। दांतों का इनेमल जो कि कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टलीय रूप होते हैं, इनसे बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो कभी भी आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, और वह है इनेमल। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान यदि 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होने लग जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। अर्थात यदि अम्ल की मात्रा आपके मुंह में अधिक हो जाती है तो हमें क्षारकीय प्रकार का दंत मंजन उपयोग करना चाहिए, जिससे वह प्रक्रिया उदासीन हो जाएगी और हमारे दांत क्षय होने से बच जाएंगे। अगला है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? अगर मारा है तो आपको पता होता है कि दर्द होता है और वो जलन भी होती है। तो देख लेते हैं, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। जब वो हमें काटती है तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करें तो हमें उसका आराम मिलता है, इसलिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसमें एक और चीज़ है, नेटल के डंक वाले बाल मेथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। अब नेटल क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है, तो देख लेते हैं हम नेटल क्या होता है। नेटल एक शाकीय पौधा होता है जो जंगलों में उगता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में मेथेनाइक अम्ल का स्त्रावण होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। अर्थात इसका इलाज करना है तो एक डॉक नाम का पौधा होता है, डॉक, उसकी पत्ती को रगड़ कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डॉक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप अब जब भी कभी पहाड़ों पर जाएं और गलती से भी नेटल के पौधे को छू लें तो आप क्या करेंगे? आप डॉक के पौधे की पत्ती को उसी जगह पर रगड़ेंगे, जिससे कि जो नेटल का पौधा है वह अम्लीय प्रकृति का होगा और जो डॉक का पौधा है वह क्षारीय प्रकृति का होगा। इस प्रकार से यह अभिक्रिया उदासीनीकरण हो जाएगी और आपको दर्द और जलन नहीं होगा। यहाँ पर आपको कुछ प्राकृतिक अम्ल दिखाए गए हैं, आप देखिए इनको। प्राकृतिक स्रोत है सिरका, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल तथा इमली में होता है टार्टरिक अम्ल और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। और खट्टा दूध अर्थात दही, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है और चींटी के डंक में मेथेनॉइक अम्ल और नेटल के डंक में भी मेथेनॉइक अम्ल होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किसी भी अम्लीय पदार्थ की अम्लता को कम करने के लिए हम क्षारीय पदार्थ को लेते हैं। यह अम्लता को कम करता है तथा हमें पहले जैसा अनुभव होने लगता है।
अगला टॉपिक है साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में मिलते हैं तो NaCl बनता है। इसे साधारण नमक कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। वैसे तो हमें सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्य के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह ही होता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। कि आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। तो हमारा अगला टॉपिक है साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इसी प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ होता है। तो साधारण नमक से रसायन, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है विरंजक चूर्ण, तीसरा है बेकिंग सोडा, चौथा है धोने का सोडा, पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सभी के सूत्र नीचे लिखे हुए हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। अर्थात सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अगर हम लें और उसमें विद्युत द्वारा प्रवाहित करें, अर्थात सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अर्थात पानी के अंदर हमें नमक को घोलना है और उसमें विद्युत प्रवाहित करनी है। यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसकी समीकरण दी गई है 2NaCl प्लस 2H2O, तीर का निशान 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। देख सकते हैं आप। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ पर होता है ये आप देख लेंगे। H2 ईंधन मार्गारीन अर्थात हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन मार्गारीन, और Cl2 इसका उपयोग जल की स्वच्छता PVC या CFC में किया जाता है, और HCl इसका उपयोग इस्पात की सफाई, औषधियाँ आदि में किया जाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन, कागज बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। Cl2 प्लस NaOH इसका उपयोग घरेलू विरंजन और वस्त्र विरंजन के लिए किया जाता है। दूसरा है, आप देख सकते हैं, दूसरा है विरंजक चूर्ण। विरंजक एक ऐसा रसायन होता है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीडेशन के माध्यम से रंगों या दाग धब्बों को हटाता है। आम रासायनिक विरंजक में घरेलू क्लोरीन ब्लीच जो लगभग 3 से 6% सोडियम हाइपोक्लोराइट का विलयन होता है। कई विरंजक चूर्णों में जीवाणुनाशक के शक्तिशाली गुण भी होते हैं और मजबूत रोगाणुनाशक और स्टरलाइज के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग वैसे तो कई जगह किया जाता है, जैसे क्लोरीन डाइऑक्साइड लकड़ी की लुगदी, और वसा और तेल, सेलुलोज, आटा, कपड़ा, मोम, त्वचा और कई अन्य उद्योगों में विरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देख लिया विरंजक चूर्ण क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। अब इसकी समीकरण देख सकते हैं। CaOH ब्रैकेट के बाहर 2 प्लस Cl2 फिर तीर का निशान
CaOCl2 प्लस H2O। इसका उपयोग तो हमने देख ही लिया है। इसके अलावा भी हम देखते हैं इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, और दूसरा कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, और तीसरा है रासायनिक उद्योगों में एक उपचाय के रूप में। चौथा है पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए अर्थात रोगाणुनाशक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तीसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसके बारे में आप जानते ही होंगे बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो देख लेते हैं इसकी समीकरण। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, तीर का निशान NH4Cl प्लस NaHCO3। यहाँ पर NaHCO3 बेकिंग सोडा है जो कि अभिक्रिया के दौरान बन रहा है। बेकिंग सोडा एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक होता है। खाना पकाते समय निम्न अभिक्रिया होती है। आप देख सकते हैं जब हम खाना पकाते हैं बेकिंग सोडा डालकर, जब हम बेकिंग सोडा डालकर खाना पकाते हैं तो निम्न अभिक्रिया होती है। 2NaHCO3, तीर का निशान Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब आप देख सकते हैं इनके कुछ उपयोग हैं। बेकिंग सोडा के उपयोग, तो सबसे पहला इसका उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में, और दूसरा है इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उड़ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं, अर्थात बेकरी में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा है यह एंटासिड का एक संघटक है। एंटासिड के बारे में हमने बताया था आपको, अर्थात अम्लीयता को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, अर्थात अग्निशामक यंत्र जो बनाए जाते हैं आग बुझाने के लिए, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है चौथा, धोने का सोडा। यह एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण होता है। इसकी आप समीकरण देख सकते हैं। Na2CO3 प्लस 10H2O, तीर का निशान Na2CO3 फिर डॉट 10H2O। आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला देख सकते हैं धोने के सोडे का, Na2CO3 10H2O। अक्सर एग्ज़ाम में इनके फॉर्मूला और इनके उपयोग पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से इनके फॉर्मूले और इनके उपयोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है धोने के सोडे के उपयोग। सबसे पहला उपयोग है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, अर्थात धोने के सोडे का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। तीसरा है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। चौथा है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आप सभी को पता है। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं, अर्थात जब किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके ऊपर जो पट्टा चढ़ता है वो किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात POP का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर यह पुनः
जिप्सम बनकर कठोर हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल के साथ अभिक्रिया करके एक कठोर पदार्थ जिप्सम का निर्माण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 1/2H2O तथा इसकी समीकरण नीचे दी गई है। जब ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, आप देख सकते हैं समीकरण को। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे ये देखते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल के साथ अभिक्रिया करके कठोर पदार्थ जिप्सम बनाता है। आप सभी जानते होंगे POP प्लास्टर ऑफ पेरिस घरों में दीवारों पर भी लगाया जाता है। इसकी समीकरण देख सकते हैं। CaSO4 1/2H2O प्लस 1 से 1/2H2O तिरकन CaSO4 2H2O। जो पदार्थ बन रहा है वह जिप्सम है। जब POP को पानी के साथ मिलाया जाता है तो एक कठोर पदार्थ जिप्सम का निर्माण होता है। अब हम देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या क्या है। सबसे पहला उपयोग देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। दूसरा, इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। और तीसरा, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, अर्थात दीवारों को चिकना बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल क्या होता है। किसी दिए हुए ताप पर किसी पदार्थ में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जल की यह मात्रा एक निश्चित अनुपात में होती है, अर्थात लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो हमारा यह पूरा अध्याय समाप्त हो चुका है। अब हम अगले पार्ट में इसके प्रश्नों के उत्तरों को याद करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।